नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर ये प्रश्न आप नहीं पढ़ते हैं तो कई चीजें आप मिस करेंगे। हो सकता है एग्जाम में स्कोर ना कर पाए और आपका सिलेक्शन ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं वीडियो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और उड़ीसा के मित्रों के लिए। उड़ीसा का जो पीजीटी के फॉर्म आए हैं और जो हमारे बिहार के स्टेट के वाले मित्र हैं और या अन्य कहीं स्टेट में आरपीएससी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि एग्जाम कब होगा। अक्सर मित्र हमारे कई सारे ये पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। जो लोग ये बता रहे हैं कि 2 महीने बाद हो जाएगा, अभी हो जाएगा, मैं आपको आगाह कर दूं कि लगभग 5 से 6 माह का समय लगने वाला। हो सकता है 7-8 माह भी लग जाए, क्योंकि आयोग अभी गठित नहीं हुआ है। आयोग गठित होने में अभी समय लगेगा। 2-4-5 महीने का समय लगेगा आयोग पूरा गठित होने में। और हो सकता है 5 की जगह 8 महीने का भी समय आयोग गठित होने में लगे। फिर उसके बाद आपका डाटा मंगाया जाएगा पुराने आयोग से और उसके बाद उस डाटा को के लिए किसी को टेंडर दिया जाएगा परीक्षा कराने के लिए। तो ये काफी लंबी प्रोसेस है। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, एग्जाम तो होना ही है। तो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मित्र हैं वो भी धैर्य बना कर रखें। जो हमारे टीजीटी, पीजीटी वाले मित्र हैं वो भी धैर्य बना कर रखें। और जो प्राइमरी वाले मित्र हैं, चूंकि ये आयोग प्राइमरी की वैकेंसी करेगा, वो भी धैर्य बना के रखें। तो धैर्य आपको बना के रखना है। शुरू करते हैं वीडियो। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छा सा पेन ले लेते हैं और बने रहिए हमारे साथ। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर और जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, सामान्य ब्रेड व्हीट नाम वनस्पतिक नाम है। द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। जो सामान्य रोटियां बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, उससे पहले जानकारी दे दें। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाला क्या है, सारी आपको थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं और वो भी नोट्स बनाकर क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। मतलब आलतू फालतू का नहीं पढ़ाया जाता कि जो आपके काम कर रहा हो वो सब पढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ नोट्स बनाकर सारी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। और आपको इसके अलावा डिस्कशन रात में होता है। डिस्कशन होता है जिससे आप टॉपिक को स्ट्रांगली याद रखें, भूले ना। दूसरा, संडे संडे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। और क्या मिलता है, नोट्स की एक पूरी लाइब्रेरी मिलती है जिसमें 1000 पीडीएफ पढ़ी है, बुक भी पढ़े हैं, नोट्स भी पढ़े हैं। तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। केवल आपको छोटी मेंबरशिप लेनी है। एक 699 की है जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है, और एक मेंबरशिप है 1199 की जो कि टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी के लिए है। और एक है हमारी 1099 की जो कि जीआईसी प्री के लिए है और जो अभी एग्जाम आया एकलव्य वाला उसके लिए। आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 270 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न स्टेट में टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और ये छोटी छोटी सी मेंबरशिप इसलिए ली जाती है क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए आज ही जुड़े, आज ही ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ साथ चले। मैं वादा करता हूं सिलेक्शन आपका श्योर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 हम लेकर चल रहे थे। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोटेनिकल नेम ऑफ द कॉमन ब्रीड व्हीट, जो रोटियां बनाने वाला गेहूं होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है। तो हम 71 का कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। तो देखिएगा, ट्राइटिकम जो एस्टिवम होता है ये सामान्य गेहूं है। सामान्य जो गेहूं होता है वह है जिससे हम रोटियां प्रायः बनाते हैं। तो हमारा क्या होगा, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो हम ऑप्शन किसको सही करेंगे, 2 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है। द विच पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से प्राय 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से जो एक ऑप्शन है वो गलत है और बकाया सही है। तो देख लेते हैं, एक एक को देख लेते हैं। जो कपास है मालवेसी, कॉटन जो है वो मालवेसी, बिल्कुल कॉटन जो है वो मालवेसी से डेवलप होता है, मालवेसी फैमिली का सदस्य है। मालवेसी में कौन कौन आता है जनरली, आपकी लेडीज फिंगर आती है जिसे आप भिंडी बोलते हैं, भिंडी खाते हैं, वो भी आती है। और कौन आता है, आप हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस जिसे गुड़हल बोलते हैं, वो भी इसमें आता है। साइडी कॉर्डिफोलिया, साइडा कॉर्डिफोलिया से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। खास कर ये पूछता है एपी कैलेक्स किसमें नहीं पाए जाते हैं। साइडा कॉर्डिफोलिया को रट लीजिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें ये साइडा कॉर्डिफोलिया वाला क्वेश्चन आया था, तो रट के जाइएगा। विथानिया सोमनीफेरा, विथानियों को क्या बोलते हैं, तो विथानिया को बोलते हैं अश्वगंधा।
क्या बोलते हैं? अश्वगंधा। कभी कभी नाम पूछ देता है। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम क्या है? विथानिया सोमनीफेरा। ये किसको बिलोंग करता है? सोलेनेसी कुल को बिलोंग करता है, जिससे मकोया, सोलेनम नाइग्रम बोलते हैं ना, मकोया, तो ये मकोया वाली फैमिली को बिलोंग करता है। कॉफी रूबिएसी को बिलोंग करती है, जो हम लोग कॉफी यूज करते हैं वो रूबिएसी फैमिली को। जो टी है, चाय, वो किसको? वो थिएसी फैमिली है। कौन है? थिएसी फैमिली उसको बिलोंग करता है। यहाँ एपोसाइनेसी दिया जो कि गलत है। ऑप्शन 4 है जिसका मैच बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें दिया युग्म सही नहीं है। तो ये चौथा नंबर जो हमें दिया हुआ है यह युग्म बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथककृत पट्टियों को एगरोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कासित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप नोन एज। इस प्राय चरण को किसके नाम से जानते हैं? तो इसे छालन के नाम से जानते हैं या इल्यूशन के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन 2 सही है। किसके नाम जानते हैं? छालन के नाम से जानते हैं या इल्यूशन के नाम से जानते हैं। जो हमारे हिंदी वाले मित्र हैं, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो क्वेश्चन लेके आए वो मिक्स लेके आए, हिंदी इंग्लिश, तो जिससे हमारे मित्र। अच्छा, दूसरा ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो वो 110% आपको एग्जाम में देखने को पड़े या 110% उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और तभी हम जो सिलेक्शन दे पा रहे हैं, जो 270 मित्र हुए हैं, ये हवा में नहीं हुए हैं। इनके लिए हमने रात दिन मेहनत की है, तब इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हवा की बातें नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं मतलब कोचिंग वाले हैं तो इधर हवाई फेंका करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां ऐसे बहुत सारे मित्र आज भी हमसे पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एज जीआईसी में लेक्चरर है, आश्रम पद्धति में लेक्चरर हुए हैं, और कई सारे मित्र ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जो एडेड कॉलेज है उसमें गवर्नमेंट में पीजीटी में है, आज भी वो हमसे पढ़ रहे हैं, वो इस जुगाड़ में कि डिग्री में हो जाए। तो बहुत सारे मित्र आज भी जुड़े हैं जिनका हो चुका है। तो आपसे तभी आदमी लंबे समय तक जुड़ा रहेगा जब आप कंटेंट अच्छा देंगे, वरना एक बार अगर कोई आ गया तो दोबारा फिर आएगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है। कार्टन पादप के किस भाग से कार्टन तंतु प्राप्त होता है? ये पीजीटी में भी क्वेश्चन बन चुका है। द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट? कॉटन प्लांट के किस हिस्से से जो कॉटन का फाइबर होता है वो प्राप्त होता है? तो देखेंगे जो सीड होता है, सीड के चारों ओर इस तरह से कॉटन के फाइबर लगे रहते हैं। किससे लगे रहते हैं? सीड के चारों ओर। तो हम लगा देंगे सीड। क्या लगा देंगे? सीड। इसके जो सीड होते हैं बिनौला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनौला बोलते हैं। और इसी में चूंकि हमारा रिसर्च जो था, हमारी जो पीएचडी है वो कॉटन सीड पर ही है। सीड माइक्रोफ्लोरा ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग क्रॉप ऑफ कॉटन, तो कॉटन पर ही है, तो इसको बिनौला बोलते हैं। और इसके सीड से तेल निकाला जाता है। एक्चुअली में जो सरफेस फाइबर होता है तो उससे फाइबर निकाल लेते हैं कॉटन, और बकाया इसके तेल निकाला जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के पेंट में यूज किया जाता है, लैक्सेटिव रूप में यूज किया जाता है, बहुत उसके उपयोग है। तो ऑप्शन 3 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोसा जूट। देखिए नया क्वेश्चन है। टोसा जूट ऑब्टेन फ्रॉम, जो टोसा जूट होता है वो प्राय किससे प्राप्त किया जाता है? तो टोसा जूट प्राय किससे प्राप्त किया जाता है? तो टोसा जूट जो है कारकोरस ओलिटोरिस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? कारकोरस ओलिटोरिस से प्राप्त किया जाता है टोसा जूट। ये जूट कई प्रकार के होते हैं, उसमें से टोसा जूट पूछा हुआ है। स्पेशल उसने पूछा हुआ है कि टोसा जूट प्राय किससे प्राप्त किया जाता है? तो टोसा जूट जो प्राप्त किया जाता है कारकोरस ओलिटोरिस से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखें, अगर केवल जूट दिया रहे, जूट किससे प्राप्त हो, आपको ऑप्शन में फिर ये दिया रहेगा, कारकोरस कैप्सुलेरिस दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। मगर उसने स्पेशल पूछा है टोसा जूट, तो फिर कारकोरस ओलिटोरिस आपको सही करना है, ऑप्शन नंबर 2 को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरसों के तेल का तीखापन के कारण होता है द पंजनेशी ऑफ द मस्टर्ड ऑयल ड्यू टू द। देखिएगा तीक्ष्ण जब आप सब्जी में डालते हैं, आप या तड़का लगाते हैं या सब्जी को छौंकते हैं, अब चूंकि हम लोगों में तो यही होता है, अब आप क्या क्या बोलते हैं, तो देखिएगा उससे अजीब सी झड़प निकलती है। या पूड़ियां बनाते हैं तो आप अगर घर में सरसों को कोल्हू में पिरवाते हैं और लेके आते हैं, फिर डालिएगा तो कभी कभी बहुत झाग छोड़ता है, बहुत आंखों में मतलब आंसू भी आने लगते, इतनी तीक्ष्णता या तीखापन दिखाता है। वो किसके कारण होता है? तो वो होता है एलाइल आइसोथियोसाइनेट के कारण। किसके होता है? एलाइल
आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। तो 76 का हम क्या सही करेंगे? एलाइल आइसोथियोसाइनेट। तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट, इसको रट के लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो देखिएगा, सीसमम इंडिकम किसका नाम होता है? सीसमम इंडिकम जो होता है सीसम का होता है। और रिसनस प्यूमिनिस किसका? आरंड का होता है। आरंड जिसे आप लोग अंडी के नाम से जानते हैं, बचपन में खेले भी होंगे। और एरेकिस हाइपोजिया किसका नाम है? तो एरेकिस हाइपोजिया प्राय मूंगफली का नाम होता है। किसका नाम होता है? मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया नाम होता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि मूंगफली का उसने बॉटनिकल नाम पूछा है तो एरेकिस हाइपोजिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है? द विच कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। प्राय मसालों की धरती के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो साउथ इंडिया है वहां मसाले बहुत होते हैं, तो हम किसको लगाएंगे? इंडिया को प्राय द लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं। जो विदेशों में यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत मसाला होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मसाला एक्सपोर्ट होता है वो बहुत होता है, तो इंडिया को प्राय हम मसालों की भूमि के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मसालों की भूमि। जो डच आए थे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जो डच आए थे उनका जो कोई आया था तो वो मसालों का ही लेके गया था, फिर ऐसा कुछ है, आप देखेंगे। निम्न क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है? विच इमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सीड स्पाइस। सीड स्पाइस का मतलब देखिए यहाँ बीज की बात कर रहा है। इनमें से जो मसाला है वो ऐसा कौन है जो बीज नहीं है? तो फनेल जो है, सौंफ, वो क्या होते हैं? बीज ही होते हैं। क्या होता है? सीड ही होता है, ऐसे लिख लो। क्लोव क्या होता है? तो ये क्या होता है? बड होती है। क्या होती है? बड। बड मतलब कली होती है। कोरिएंडर क्या है? ये सीड है, बीज है। और क्यूमिन क्या है? जिसे जीरा बोलते हैं, ये भी बीज है। तो इसमें से कहता है वो कौन है जो सीड स्पाइस नहीं है? तो प्राय जो लौंग है वो सीड स्पाइस नहीं है, वो बड स्पाइस है, वो कली है। क्या है? कली है, जिसको हम लौंग के रूप में यूज करते हैं। तो क्लोव है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? 2। और बकाया 3 बीज है, तो ऑप्शन 2 को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधों के शीर्षस्थ कलिकाओं को सामान्यता कहते हैं। जो चाय की पत्तियां होती हैं और जो चाय उगती है उसकी ऊपर की जो कलियां होती हैं उन कलियों को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी कलियों को प्राय गोल्डन बड बोलते हैं। द टर्मिनल बड्स ऑफ द टी प्लांट कॉमनली नोन एज। जैसे मान लो ये टी का पौधा है ये, और इसकी जो ऊपर वाली ये कली है इसी को ही हम गोल्डन बड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? गोल्डन बड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 80 में हम सही क्या करेंगे? 4 नंबर को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा एक पॉलिएंड्रिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है? विच एंड द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो देखिएगा, जब हम इधर से चले और इधर से चले तो एक ही आए, मतलब इधर से चले या इधर से चले एक ही आए। देखिएगा, आधा इसी का मतलब कॉपी होती है। तो अगर इसको देखेंगे तो इधर जी के साथ क्या आएगा? इसको ऐसे कर लो, जी ए टी टी सी। अब इसका एक प्रतिरूप बना लो तो देखिएगा जी के साथ क्या आएगा? सी। और एडनिन के साथ थाइमिन थाइमिन, और एडनिन एडनिन ग्वाइनिन। देखिएगा, इसी को अगर हम पलट कर लिख देंगे तो इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। इसलिए क्या है? ये हो गया हमारा हम पैलियंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। देखिएगा, इसी की कॉपी है। ये लिखा सी टी टी, देखिए लिखा सी टी टी ए जी। देखिए उसी की कॉपी है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है शीशे के सामने रखो तो वो उसी का प्रतिरूप तैयार कर दे, तो उसे पैलिंड्रोमिक के नाम से जानते हैं। तो हमारा 81 में क्या सही होगा? तो 81 में 1 नंबर सही होगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये ELT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, PGT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं PCR। क्या बोलते हैं? PCR। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज कैरी मुलस ने की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस। किसने की थी? कैरस मुलस ने प्राय इसकी खोज की थी। किसकी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। लीडरबर्ग ने क्या किया था? जिंडर और लीडरबर्ग ये सब
कंजुगेशन से संबंधित है। जेंडर, एक जेंडर थे, लीडर वर्ग थे, और टैटम और लीडर वर्ग थे, ऐसे। तो जो जेंडर और जो लीडर वर्ग थे, जेंडर लीडर वर्ग ने ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी, और जो एक थे लीडर वर्ग, शायद अकेले थे या और कोई उनके साथ था। जेंडर लीडर वर्ग थे, उन्होंने जो डिस्कवर किया था जेंडर लीडर वर्ग ने, उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज की थी वो ग्रिफिथ ने की थी। और एक लीडर वर्ग थे जिन्होंने कंजुगेशन किया था, लीडर वर्ग के साथ और कोई था, एक बीडल थे, मुझे याद नहीं है, एक साइंटिस्ट नहीं आते जो कंजुगेशन की खोज की थी, दिमाग से उतर गया कभी कभी। तो मैक क्लिंटक, बारबरा मैक क्लिंटक ने क्या ट्रांसपोजान की खोज की थी, जंपिंग जीन की, ये भी बहुत पूछा जाता है, जंपिंग जीन। फिर देखिएगा, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, पहली ट्रांसजेनिक जो गाय थी वह कौन थी? तो पहली जो ट्रांसजेनिक गाय थी वो रोजी थी। कौन थी? रोजी। पहली जो ट्रांसजेनिक गाय थी वो कौन थी? रोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, यदि जो सेल है या कोशिका है अगर उसमें सेल वॉल नहीं होगी तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं बताइएगा? अगर जो सेल है और बिना सेल वॉल के हो, कोशिका है बिना कोशिका भित्ति की हो, तो प्राय हम उसे किसके नाम से जानते हैं? उसे हम प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप शीर्ष संवर्धन की तकनीक विकसित की गई, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वाज डेवलप्ड बाय, सूट टिप कल्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, या जो सूट टिप कल्चर था वो प्राय किसके द्वारा किया गया था? तो 85 का आंसर क्या करेंगे? तो वो था मोरल और मार्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? मोरल और मार्टिन। हाइबरलैंडेड के द्वारा क्या किया है? बहुत क्वेश्चन पूछा था, ये एक बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे बीएससी में तो वहां देखेंगे कि डिस्कवरी दिया रहता है कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, तो वहां ये आपको मिलेगा। तो हाइबरलैंडेड ने क्या किया था? फर्स्ट कल्चर किया था सोमैटिक सेल का। इन्होंने क्या किया था? सोमैटिक सेल का, सोमैटिक सेल का फर्स्ट टाइम कल्चर किया था, कल्चर किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम सोमैटिक सेल का कल्चर किया था। सिप्रा, गुहा और मुखर्जी और महेश्वरी ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, इन दोनों ने क्या किया था? हैप्लॉइड जो पॉलन ग्रेन कल्चर किया था, पॉलन ग्रेन का कल्चर किया था और हैप्लॉइड प्लांट तैयार किया था। हैप्लॉइड प्लांट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिप्रा महेश्वरी, सिप्रा, गुहा मुखर्जी और एससी महेश्वरी। मोरल मार्टिन ने क्या किया था? तो वो तो आपने आपको बता ही दिया कि इन्होंने एक कंप्लीट प्लांट डहलिया का डेवलप किया था, डहलिया का कंप्लीट प्लांट डेवलप किया था और सूट टिप कल्चर किया था। क्या किया था? सूट टिप को कल्चर किया था। तो ऑप्शन चूंकि यही सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला? ये 2019 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। किस जंतु में मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं? द चेन विच बिगिंस विथ द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जो मृत्यु के बाद जो खाद्य श्रृंखला तैयार होती है या मृत्यु से प्रारंभ खाद्य श्रृंखला को क्या बोलते हैं? तो उसे हम अपरद या डेट्राइटस फूड चेन के नाम से जानते हैं, या अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। डेट्राइटस फूड चेन या अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये आप जब हमें आप पढ़ेंगे ऐप पर थ्योरी क्लास में तो सारी खाद्य श्रृंखलाएं बताई गई हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, क्या मतलब है, सब आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया था? हु क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम शब्द प्राय किसने दिया था? इकोसिस्टम जो शब्द है वो प्राय किसने दिया था? क्लेमेंट्स ने, टेंसले ने, ओडम ने, हैकेल ने। तो प्राय जो इकोसिस्टम शब्द है वो किसने दिया था? तो प्राय हम आपको बता दें कि जो इकोसिस्टम शब्द है वो प्राय टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और कहता है
इन्हें सिर से पैर तक उपस्थित के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतलब ग्रंथियां क्या है, बहुत सारी ग्रंथियां हमारे सर में पाई जाती हैं, कुछ पीछे पाई जाती हैं, कुछ गले में पाई जाती हैं, कुछ हमारे किडनी में पाई जाती हैं, कुछ हमारे टेस्टिस में पाई जाती है, ऐसे तरह के बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो वो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे कि पैंक्रियाज है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो इनका ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सर में कौन पाया जाता है, फिर उसके बाद कौन पाई जाती है, फिर उसके बाद कौन पाई जाती है, तो ऊपर से हम गिनना शुरू करेंगे नीचे की ओर, तो उनका एक क्रम बना लेंगे इन ग्लैंड का कि कौन सी ग्लैंड प्राय कहाँ देखने को मिलती है। तो उसका एक हम क्रम तैयार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्रम है। तो देखिएगा, पीनियल ग्लैंड जो प्राय इस एरिया में पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड, तो पहला आएगा पीनियल। फिर कौन सी आएगा, सर में पिट्यूटरी पाई जाती है, तो सी डी। अच्छा, फिर और कौन सी आएगा, थाइमस, तो ई। अच्छा, हो गया ई। अब कौन सा बना, पैंक्रियाज। फिर आएगा पैंक्रियाज, पैंक्रियाज चूंकि यहाँ पाया जाता है इस एरिया में, हमारे लीवर के एरिया के पास, तो पैंक्रियाज आएगा, तो हम आएगा बी। और एड्रिनल कहाँ पाई जाती है, तो एड्रिनल तो आप सब जानते हैं, जो हमारी किडनी होती है, किडनी, किडनी के ऊपर ये इस तरह से जो ग्रंथि लगी रहती है, उसे हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये मतलब नीचे हो गई। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी बी ई, सी डी ई बी ए। ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन क्या है या पैन क्या है। आप पैन कहाँ पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं पैन को। और आप ट्रांसपीरेशन में, मुझे लगता है जब ट्रांसपीरेशन में एंटी ट्रांसपेरेंट की बात आती है, तब वहां पैन को पढ़ते हैं। तो पैन का फुल फॉर्म उसने पूछा यहाँ, पैन इज क्या है, प्रॉक्सी एमाइल नाइट्रेट और पॉलीएक्सिमाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट, बस यही है, पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो 89 का हम क्या सही करेंगे, तो 89 का हम 3 नंबर को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मरुद्भिद अनुकूलन नहीं है, विच इज नॉट द जीरोफिटिक एडाप्टेशन। यानी जो मरुस्थली पौधे हैं, यहाँ पौधे ही दिए ना, हाँ वैसे, हाँ पौधे ही दिए। पौधे जो होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं, जो कैक्टस प्लांट होते हैं, मान लेते हैं कैक्टस प्लांट है, या ऐसे पौधे जो मरुस्थल में जीवन जीने के लिए अपने आप में एडाप्टेशन रखते हैं, वो कौन सा इसमें करेक्टर है जो मरुस्थली पौधों का नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ वैक्सिंग कोटिंग ऑफ द सरफेस, बिल्कुल इनकी जो पत्तियां होती है उस पर वैक्स की कोटिंग होती है, जिससे ट्रांसपीरेशन को कम कर सके। वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा, तो ये क्या करेंगे, कम पानी में भी सर्वाइव कर पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा नहीं, एरेनकाइमा किस में पाया जाता है, तो एरेनकाइमा जो होता है वाटर प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वाटर प्लांट में पाया जाता है, जिससे वो तैर सके। तो यही एक ऐसा लक्षण है जो कि जीरोफिटिक का नहीं है। तो ऑप्शन 2 को सही करेंगे। प्रेजेंस ऑफ कैम फिजियोलॉजी बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन काइमेटस सेल्स इन द स्टेम हाइपोडर्मिस बिल्कुल सही है। केवल दूसरा नंबर क्या है, वो कैसा हाइड्रोफाइटिक प्लांट का कैरेक्टर है एरेनकाइमा। और उसने पूछा है कि मरुद्भिद अनुकूलन नहीं है, तो ये वाला अनुकूलन एरेनकाइमा जीरोफिटिक प्लांट में ना पाया जाकर हाइड्रोफिटिक प्लांट में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा के स्यूडोपोडिया जो कचाप गोपक का निर्माण होता है, द हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ द अमीबा मेड अप ऑफ। अमीबा के जो हाइलाइन कैप होता है स्यूडोपोडियम का, वो प्राय किसका बना होता है, बताइएगा, एक्टोप्लाज्म का, मीजोप्लाज्म का, या इंडोप्लाज्म का। तो देखिएगा, वहां मीजोप्लाज्म जैसा शब्द होता ही नहीं, एक्टोप्लाज्म होता है और इंडोप्लाज्म होता है। जब आप अमीबा पढ़ेंगे तो एक्टोप्लाज्म होता है और इंडोप्लाज्म होता है, मीजोप्लाज्म होता ही नहीं है। तो इसको तो पहले ही आप अलग हटा के रखिए। फिर आता है हाइलाइन कैप किसका बना होता है, तो एक्टोप्लाज्म का बनता है। किसका बनता है, एक्टोप्लाज्म का। जो हाइलाइन कैप होता है वो एक्टोप्लाज्म का बना होता है। फिर कहता है ओबिलियन मेड्यूसा, ओबिलिया, देखिए 2 हम पढ़ते हैं। जब आप सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं तो बीएससी में, इंटर में पहले हाइड्रा हुआ करता था। अब तो ऐसा सिलेबस की ऐसी तैसी गवर्नमेंट ने की है, अब इंटरमीडिएट में जो सिलेबस है वो कहीं का ही नहीं छोड़ा है। अब आपको हाइड्रा पढ़ना ही नहीं है, केवल सिलेंट्रेटा के करेक्टर पढ़ लेने हैं, उसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है। सब सिलेबस की ऐसी तैसी करके रखी है। हमें तो ये लगता है कि ये जो नई आने वाली जनरेशन है वो एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेगी, या जो कंपटीशन एग्जाम है वो कैसे क्वालिफाई करेगी। बड़ा दुखद है ये।
चूंकि आप सब मित्र हैं उस लेवल के, तो बात ये ले रहे हैं कि अब आप इंटरमीडिएट का सिलेबस देखिए, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है पढ़ने लायक। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे तो हाइड्रा पढ़ना पड़ता था, और उस हाइड्रा के बाद पता लगा कभी कभी पाइला भी पढ़ना पड़ता था, केचुआ भी पढ़ना पड़ता था, तिलचट्टा भी पढ़ना पड़ता था, मेंढक भी पढ़ना पड़ता था, खरगोश भी पढ़ना पड़ता था। अब वो सब हटा ही दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है। ना तो उन्होंने प्रैक्टिकल में कुछ छोड़ा है और कुछ बचाया ही नहीं। बस वो हर साल बोल देते हैं 30% बच्चों पे बर्डन न पड़े, 30% सिलेबस। अरे भाई 30% कम कर दोगे तो बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो कैसे बेचारा तैयारी करेगा? तो ये बड़ी समस्या। बीएससी में भी एक समस्या आ गई। नेप जब से आ गया, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, इसमें भी सेमेस्टर लागू कर दिया, सिलेबस को बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी, कुछ छोड़ा ही नहीं। एक एक दो दो स्पीसीज फंगस है तो पता लगा दो तीन स्पीसीज पढ़नी है, हो गया। तो ये बड़ी समस्या है, सिलेबस पता नहीं सब कहाँ लिए जा रहे हैं। और एग्जाम जब वो कंपटीशन में, बच्चा कंपटीशन लायक बचता ही नहीं। चलो छोड़ो। ओबेलिया का जो मेडिशा हम लोग क्या पढ़ते थे बीएससी में, आपने भी पढ़ा होगा, ओबेलिया और ऑरेलिया। तो ये दो हम पढ़ते थे बीएससी में। तो ओबेलिया का जो मेड्यूसा होता है वो ऑरेलिया की तरह होता है। वो प्राय कैसा होता है? कहता है डेट्राइटस फीडर होता है, यानी अपराधारी होता है, बोल सकते हैं मृत पदार्थों को खाता है। ओमनीवोरस होता है, यानी सर्वाहार होती है। कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है। या हार्बिवोरस। तो ये कार्निवोरस होता है, कैसा होता है? कार्निवोरस, मांसाहारी होता है। जो ओबेलिया का मेड्यूसा होता है वो प्राय मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा के मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं का तंत्रिका कितने युग्म निकलते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम राणा ब्रेन? और जो अभी आपके 2021 में यूपी में पीजीटी हुआ था, उसमें पूछा था, स्कैलियोडॉन का पूछा था, स्कैलियोडॉन का पूछा था कितनी क्रैनियल के नर्व्स होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एन एमनियोट होता है, एन एमनियोट दो तरह के होते हैं ना, एक होता है एमनियोट। एमनियोट का फार्मूला है राम। राम राम का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल्स। आपको एक ट्रिक बताई गई है, एवीज और मैमल्स। मैमल्स ये सब इनमें होते हैं 12 पेयर। और एन एमनियोट में कौन से आते हैं? फ्रॉग आता है और फिश आती है। इनमें कितनी होती है? तो इसमें 10 पेयर होती है। कितनी होती है? 10 पेयर। तो चूंकि राना टिग्रीना किस में आता है? मेंढक किस में आता है? ये मेंढक का जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना। तो कितने आएंगे? 10 पेयर। तो ऑप्शन सही करेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस की दे गुआ है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस। जो एस्केरिस की बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है? सेलेंट्रॉन, सीडोसील होती है, इंटेरोसील होती है, या हीमोसील्स होती है? तो इसकी प्राय जो बॉडी कैविटी होती है या दे गुहा होती है वो सीडोसील होती है। कूट गुहा के नाम से जानते हैं या सीडोसील के नाम से जानते हैं। राना टिग्रीना का गढ़ है, द राना टिग्रीना बिलोंग द ऑर्डर। ये मेंढक से क्वेश्चन पूछा गया है, राना टिग्रीना प्राय किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? राना टिग्रीना प्राय किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो एन्यूरा ऑर्डर को बिलोंग करता है। 95 में क्या सही करेंगे? 3, एन्यूरा ऑर्डर को। एपोडा में क्या होता है? एपीडियम में एक्थियोथिस पाया जाता है, जिसमें प्राय पैर नहीं पाए जाते हैं। रैबिट का बिल कहलाता है, क्या कहलाता है? रैबिट बर्रो। जब रैबिट होता है, वो सॉरी खरगोश होता है जो बिल बनाता है, उसके बिल को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसे वारन के नाम से जानते हैं। बिल को उसके किसके नाम जानते हैं? वारन। ध्यान रखिएगा, जो खरगोश अपना बिल बनाता है उस बिल को हम प्राय वारन के नाम से। एक इसकी बात और होती है, ये जो बिल बनाता है, बिल यहां से तो सिंगल जाएगा, फिर ये कई सारे रास्ते बनाता है। यहाँ ऐसे ऐसे कई सारे रास्ते, यहाँ काफी जगह बनाता है, फिर रास्ते कई बनाता है। इसलिए क्योंकि अगर शत्रु आए तो इस रास्ते आए तो ये कई रास्तों से निकल सके, तो इसलिए इसे वारिन के नाम से जानते हैं। कपि में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन एपीज? जो कपि होता है उसमें कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि जो कपि में प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। कैसा होता है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। तो 97 में यहाँ क्या सही करेंगे? तो चूंकि कोरियोनिक दिया, हीमो नहीं दी, तो ऑप्शन 4 को सही करेंगे। अब इनके ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। क्या होता है? हर एग्जाम में ये आपको देखने को मिलता है।
हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ कार्य पूछ देता है कि किसकी क्या काम है। तो हम पहले देख लेते हैं एलेंटॉइस के कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन, श्वसन करना। क्या होता है? श्वसन करना। और क्या काम का होता है एलेंटॉइस का? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और न्यूट्रिशन, पोषण करना। ये इसके कार्य, न्यूट्रिशन, पोषण करना। अब योग सैक किस में पाया जाता है? तो योग सैक आपके उसमें एग वगैरह में देखने को मिलता है। कोरियोन के कार्य क्या होते हैं भी देख लो। ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये एलेंटॉइस के साथ मिलकर रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है ये? जैसे एलेंटोकोरियोन बोलते हैं, जब ये एलेंटॉइस के साथ मिल जाती है तो एलेंटोकोरियोन के नाम से जानते हैं। फिर कहता है सही युग्म का चयन कीजिए। सार्टोली सेल क्या है? सार्टोली सेल जो होती है और ये क्या करती है? स्पर्म को क्या करती है? न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्या करती है? पोषण देने का कार्य करती है। पोषण देने। और यहाँ टेस्टोस्टेरोन लिखा है, बस करेक्ट पेयर, तो ये पेयर गलत है। प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं करती है, तो ये भी गलत है। कार्पस ल्यूटियम पोजिस्टोन बिल्कुल सही है। जो कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम क्या होती है ये भी समझ लो। जब हमारी जो ओवरी होती है और ओवरी से जब एक बाहर निकल आता है तो ये जो खाली स्थान बनता है ये फिर क्या करता है? विशेष प्रकार की ग्लैंड बना लेता है और इससे पोजिस्ट्रॉन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है और ये ऊपर वाले दोनों गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट में भ्रूणी श्वसनांग इन चिक द एम्ब्रियोनिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन। जो कुक्कुट होता है या चिक होता है, चिक का जो एग वाला पार्ट है, उसमें रेस्पिरेशन कौन करता है? कौन सी मेम्ब्रेन करती है? तो प्राय भी कौन करती है? हमने बताया था एलेंटॉइस। क्या क्या करती है? रेस्पिरेशन का कार्य करती है। एमनियोन क्या होता है? एमनियोन क्या करता है? एमनियोन सैक पाया जाता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी एक तरल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तरल, जो बच्चों को बाह्य शॉक से बचाता है या बाहरी दबाव से बचाता है। और किससे बचाता है? भ्रूण को सूखने से बचाता है। और क्या करता है? ये मेम्ब्रेन को चिपकने से भी बचाता है। एलेंटॉइस का तो काम हमने बता दिया, रेस्पिरेशन है। और क्या है? एक्सक्रीशन। और क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण करना, ये कार्य है। कोरियोन के कार्य क्या है? ये एलेंटॉइस के साथ मिलकर, ये कैसी होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर की परत होती है। भ्रूण के बाहर की परत है कोरियोन। और ये क्या करता है? ये एलेंटॉइस के साथ मिलकर, किसके साथ? एलेंटॉइस के साथ मिलकर रेस्पिरेशन करती है। क्या करती है? रेस्पिरेशन में मदद करती है। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेंढक के जो जायगोट में प्रथम विदलन होता है, इन द जायगोट ऑफ फ्रॉग इज द फर्स्ट क्लीवेज, उसका पहला क्लीवेज क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि मेंढक का जो पहला क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है? होलोब्लास्टिक इक्वल होता है। क्या होता है? होलोब्लास्टिक इक्वल। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।